नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी में। जैसा कि कल बात हुई थी कि हम आज से क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो आज हम उसी चैप्टर संबंध और फलन की प्रश्नावली 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये संबंध क्या होता है। इस संबंध की परिभाषा जाननी सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखते हैं संबंध होता क्या है। संबंध यानी कि रिलेशन, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। आर संबंध। सबसे पहले इसको व्यावहारिक जीवन में समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आप हो, ये कोई एक आदमी है। मान लिया जाए ये आपके फादर हैं, ये दूसरा आदमी है और ये तीसरा आदमी है। मान लिया जाए ये दूसरा आदमी आपके कोई चाचा हैं और ये तीसरा आदमी आपकी कौन है, सिस्टर है। तो आपका आपके फादर से जो रिश्ता होगा वो किसका होगा, पुत्र का होगा। आपका आपके चाचा से किस तरीके का रिश्ता होगा, वो भतीजे का रिश्ता होगा। आपका आपकी दीदी से किस तरीके का रिश्ता होगा, आपका और आपकी दीदी का भाई और बहन का रिश्ता होगा। तो जिसके द्वारा हम आपके और आपके पापा के बारे में संबंध बता रहे हैं वो है पुत्र। आपका और आपके चाचा के बीच में संबंध बता रहे हैं वो है भतीजा। और आपका और आपकी सिस्टर के बीच में जो संबंध बता रहे हैं वो है भाई। तो अगर हमको ये संबंध ज्ञात हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का संबंध है। अगर हमको ये बीच की कड़ी अगर पता है तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार से क्या है, संबंध है। अब अगर दूसरी बात ले लें कि ये कोई आदमी है, मान लिया जाए ये दिल्ली का है और ये दूसरा आदमी है, मान लिया जाए ये मुंबई का है, और ये किसी जगह पर मिलते हैं, एक पार्टिकुलर जगह पर। इससे पहले ये दोनों कभी नहीं मिले हैं, ये पहली बार मिलते हैं पार्टिकुलर जगह पर, किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में। ये भी इधर पहुंचा और ये आदमी भी इधर पहुंचा, ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो अब हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं, पहले ये एक दूसरे से अनजान थे। तो इस आदमी के लिए ये कोई भी हो सकता है और इसके लिए ये भी कोई भी हो सकता है। मान लिया जाए ये इसे अपना या दोस्त मान ले, या अगर इससे ये बड़ा हो तो क्या पता इसे ये अपना कोई चाचा मान ले। और इस तरीके से अगर हमको इनके बीच में कोई डायरेक्ट संबंध पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिलेशन पता नहीं है कि इन दोनों का क्या रिश्ता है, तो इसे हम संबंध नहीं कह सकते। अगर हमको उन दोनों के बीच में रिश्ते पता हैं, जिस तरीके से आपके और आपके पापा के बीच में पुत्र का रिश्ता है, आपके और आपके चाचा के बीच में भतीजे का रिश्ता है, आपकी और आपकी बहन के बीच में भाई का रिश्ता है, ये हमें पता है ये रिश्ते, तो ये एक तरीके से संबंध हो जाएगा। अगर ये रिश्ते हमको पता नहीं हैं तो ये संबंध नहीं होगा। क्लियर? तो संबंध की परिभाषा हम इस तरीके से लिख सकते हैं
कि अगर हमारे व्यावहारिक जीवन में किसी एक का रिश्ता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या उन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में हमको पता हो तो इसे संबंध कहेंगे। तो आप इसे मैथमेटिकली समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिकली अगर इसे समझने का प्रयास करें, पहले तो हमने अपने व्यावहारिक जीवन में संबंध के बारे में समझा। अब हम गणित के रूप में जो आपकी चैप्टर्स में जो प्रश्नावली है उसमें यूज होगा, तो हम संबंध की परिभाषा कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि जो संबंध होता है वो उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। संबंध ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय जो गुणनफल होता है उसका उपसमुच्चय होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिखें कि संबंध आर कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है यानी कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल किस तरीके से परिभाषित होता है। तो ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय जो गुणनफल होता है आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो संबंध की परिभाषा इस तरीके से दी जा सकती है कि संबंध आर कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय के बारे में भी आपको पता होगा, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा। संबंध आर कार्तीय गुणनफल यानी कि सबसे पहले समझते हैं हम कार्तीय गुणनफल। एक बार कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी यानी कि ये दोनों क्या है, समुच्चय हैं। समुच्चय यानी कि ए भी एक तरीके का सेट है और बी भी एक तरीके का क्या है, सेट है। कार्तीय गुणनफल माना एक समुच्चय ए, एक समुच्चय ए बराबर कोई भी समुच्चय मान लेते हैं 1 2 3 4 और दूसरा समुच्चय बी मान लेते हैं 5 और 6। तो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी इस तरीके से निकलता है। इसका पहला एक 5 से भी युग्म बनाएगा, एक 6 से भी युग्म बनाएगा, यानी कि एक इसका 5, इसका 1 इसका 6, उसका 2 इसका 5 और उसका 2 इसका 6, उसका 3 इसका 5, उसका 3 इसका 6, उसका 4 इसका 5, ए का 4 बी का 6। तो ये ए क्रॉस बी इस तरीके से बनता है। इसी तरीके से बी क्रॉस ए भी हो जाएगा। जो हमने ये ब्रैकेट में बंद करके लिखे हैं इनको बोलते हैं कार्तीय समुच्चय के घटक। कार्तीय समुच्चय के घटक या अवयव, जिसमें ये पहला इसको बोलते हैं प्रथम घटक। ये जो पहले नंबर हैं ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 2, ये 3, 3, 4, 4, इनको बोलते हैं प्रथम घटक। और ये जो 5 6 5 6 5 6 5 6 इनको बोलते हैं द्वितीय घटक। और जो ये ब्रैकेट में बंद कर इस तरीके से एक अरेंजमेंट के रूप में लिखे गए हैं, ये ब्रैकेट में ये है, ये है, ये है, इनको बोलते हैं क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म कहा जाता है इनको, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करते हैं कि जो संबंध आर होता है वो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय किस तरीके से होता है। सबसे पहले उपसमुच्चय की परिभाषा जान लो कि जब हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। माना एक सेट है हमारे पास ए, और एक बात ये याद रखना,
जब भी समुच्चय की बात आती है तो उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ए समुच्चय, और जब उनके अवयवों की बात आती है तो उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये बेसिक बातें हैं, इन पर ध्यान देना और इनको याद रखना। क्रमिक युग्म द्वितीय घटक प्रथम घटक। अब हम बात करते हैं किसकी, उप समुच्चय की। माना कोई सेट है ए बराबर 1 2 3, कोई सेट बी दूसरा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ए के जितने घटक हैं 1 2 और 3 वो बी में भी उपस्थित होने चाहिए, हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि जब ए के सारे अवयव बी में भी उपस्थित हों तो ए बी का उप समुच्चय हो जाएगा, बी समुच्चय ए उसका उप समुच्चय। यानी कि जब ए के सारे घटक बी में उपस्थित हों तो ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। क्लियर है? अर्थात हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जब समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय का साइन इस तरीके से होता है, जिसको बोलते हैं उप समुच्चय या सबसेट। उप समुच्चय या सबसेट इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने संबंध की ओर। संबंध किस तरीके से कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। समुच्चय ए है हमारे पास 1 2 3 4 और समुच्चय बी है हमारे पास 5 6। तो इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। तो अगर हम रिलेशन आर की बात करें, रिलेशन आर संबंध है ए से बी में संबंधित, जिस तरीके से आप अपने रिलेटिव्स से संबंधित थे उसी तरीके से समुच्चय ए समुच्चय बी से संबंधित होगा, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो संबंध आर, जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब समुच्चय को डिनोट करते हैं उसके दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर रूप और दूसरा सूची निर्माण रूप। हम यहाँ पर सूची निर्माण रूप में लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको रिलेशन बताना हो एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि ए से एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट हमारा हो जाएगा बी, अगर इनके बीच में हमको संबंध बताना हो तो हम बोलेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये साइन होता है आपका बिलोंग्स टू। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से ए और बी एक दूसरे से संबंध आर द्वारा संबंधित होंगे, या इसको शॉर्ट मेथड में भी लिखा जाता है कि ए आर बी। इसको पढ़ा जाएगा ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर पर हम इसका यूज करेंगे, इसका भी कर सकते हैं। दोनों मेथड क्या हैं, सही हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। आर हमने कोई रिलेशन ले लिया कि ए बी इस तरीके से हैं, ए और बी के बीच में संबंध इस तरीके से है कि सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, जो हमारे पास कोई ए या बी में से कोई एलिमेंट है, हम मान लेते हैं बी जो है आपका ए का 4 गुना है। ये हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ए और बी के बीच में रिलेशन इस तरीके से है कि जो बी है ए का कितना है, 4 गुना है। तो इसका रिलेशन किस तरीके से बनेगा, रोस्टर रूप में इसको हम अगर डिफाइन करें तो अगर ए की जगह मैं ले लूँ 1, और जब भी एलिमेंट इस तरीके से आएंगे तो कभी भी इनसे ज़्यादा
एलिमेंट नहीं आ सकते, यानी कि जैसे इसमें 1 2 3 4 4 तक, इसमें 5 6 तक है, तो कभी भी 7 नहीं दिखेगा हमको। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आर ए कॉमा बी। अगर मैं ए की जगह 1 ले लूँ इसमें से, तो बी 1 + 4 = 5। अगर बी में क्या ए क्या ले लूँ, 2 ले लूँ इसमें से 2, तो 2 + 4 यानी कि 6। अगर मैं बी 3 ले लूँ तो 7 आ जाएगा। बी अगर ए मैंने क्या ले लिया, सॉरी ए मैंने अगर ले लिया 3, तो बी क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। 7 इन समुच्चयों में है नहीं, तो उसको नहीं लेंगे, ये इतना ही आएगा। तो 1,5 और 2,6 इस पूरे ए क्रॉस बी में होने चाहिए, यानी कि इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए। 1,5 इसमें है, 1,5, 2,6, 2,6 इसमें है। इसीलिए हम बोलते हैं कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर हो गया, ये इतना ही था। R जो होता है इस तरीके से सबसेट हो जाता है कार्तीय समुच्चय A क्रॉस B का। तो संबंध आपका क्लियर हो गया। अब आता है संबंधों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंधों के प्रकार। इन सब पे नोट्स बनाते जाएं जो मैं लिख रहा हूँ। संबंधों के प्रकार। अगर आपके कोर्स की बात करें, वैसे संबंधों के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं। अगर आपके कोर्स जो है उससे रिलेटेड बात करें तो इसमें 5 तरीके के हम संबंध पढ़ेंगे। नंबर पहला संबंध हो जाता है आपका रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध, इसको बोलते हैं वर्ड रिलेशन, वर्ड रिलेशन। नंबर दूसरा आता है आपका सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। नंबर तीसरे की बात करते हैं तो आपका आता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर चौथा आता है आपका सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर अगला आता है आपका संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कभी कभी एक और रिलेशन आ जाता है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है आपका तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, जिसको आप बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्लियर है। तो इतने आपके संबंध हैं कोर्स से रिलेटेड जो आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। अब हम एक के बारे में बात करते रहेंगे, एक के बाद एक के बारे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिक्त संबंध के बारे में, रिक्त संबंध के बारे में। संबंध, कभी कभी आपको 2 समुच्चय मिल जाएंगे ए और बी के रूप में, कभी कभी आपको केवल एक ही समुच्चय मिलेगा ए के रूप में। आप उसको किसी भी डिजिट से डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक संबंध मान देता हूँ एक सेट है हमारे पास ए। रिक्त संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेट है ए, इसको मैं मान लेता हूँ एक सेट ए बराबर 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट। और मैं रिलेशन की अगर बात करूँ ए और बी के बीच में रिलेशन, तो ए कोमा बी इस तरीके से हो जाएंगे
कि जो आपका कि a माइनस का b बराबर 10। इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने बताया था कि दो एलिमेंट ज़रूर होंगे, a कॉमा और ये वाला b, ये बिलोंग करेंगे R से, यानी कि a और b के बीच में संबंध a कॉमा b बिलोंग्स टू R, यानी कि a और b के बीच में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा दिया है सूची निर्माण रूप में। हम इसको एक बार रोस्टर रूप में चेंज कर देखें कि कोई हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो R बराबर हम देखेंगे, अगर मैं A की जगह पर 1 रख के देखूं तो B आपका इस रिलेशन से निकलेगा, क्योंकि A और B के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है, ये R बताएगा, ये रिलेशन बताएगा, तभी तो ये आएगा B एलिमेंट एक सेट, इसमें से A लेंगे, R आपका रिलेशन बताएगा और B आपका इस रिलेशन से निकलेगा। A बराबर मैंने 1 ले लिया, तो ये कह रहा है a माइनस बी 10 के बराबर होना चाहिए। एक में से 4 घटाएं अगर तो किसके बराबर आ जाएगा, -3। 2 में से 4 गया तो -2। 3 में से अगर 4 गया तो -1। 1 में से अगर मेरा 3 चले गया -2। तो कितने भी तरीके हो जाएं, a में से b को घटा के कभी भी 10 आपका नहीं आ सकता। तो ये एक क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा, जिसको हम 5 से डिनोट करेंगे। रिक्त संबंध को 5 से डिनोट करेंगे, यानी कि रिलेशन R बराबर क्या हो जाएगा, 5। यानी कि जिस तरीके से रिलेशन R सबसेट हो जाता है A क्रॉस B का, जब 2 सेट दिए हों, अभी हमको एक ही सेट दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, A क्रॉस A लिखेंगे। इसी तरीके से R को 5 डिनोट कर रखा है, तो 5 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब समुच्चय A का कोई भी अवयव संबंध R द्वारा इस संबंध R द्वारा समुच्चय A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, तो यह एक रिक्त संबंध कहलाता है। क्लियर है, यानी कि R संबंध में कोई भी अवयव आपका नहीं पाया जाएगा, यानी कि समुच्चय जो A हमारा है और संबंध R द्वारा दूसरा समुच्चय A इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम A 1 ले लें, B 4 ले लें तो 10 आ ही नहीं सकता। कुछ भी ले लें इसमें से A और B के मान, A कुछ भी ले सकते हैं, A कुछ भी ले सकते हैं। तो A और B में से A का मान अगर मैंने 1 ले लिया, B का 4 ले लिया, नहीं 10 आएगा। A का मान 2 ले लिया, B का मान कुछ भी ले लो, 1 ले लो, तो 10 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि A का कोई भी अवयव समुच्चय A के किसी भी अवयव से संबंध R द्वारा जब संबंधित न हो तो यह एक रिक्त संबंध कहलाता है। क्लियर? तो ये इतना ही था। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे संबंध सार्वत्रिक संबंध की। अब बात करेंगे हम सार्वत्रिक संबंध की, नंबर 2, सार्वत्रिक संबंध। माना हमारे पास कोई एक समुच्चय है A बराबर, उसी तरीके से मान लेते हैं जैसे रिक्त संबंध में माना था हमने 1 2 3 4, और
हमारे पास कोई रिलेशन आर है जो ए और बी के बीच में संबंध बताएगा। ए और बी यानी कि एलिमेंट ए और बी। क्लियर। एलिमेंट ए भी इसी से लेंगे, एलिमेंट बी भी इसी से लेंगे, क्योंकि हमको केवल एक ही समुच्चय दिया है। क्लियर। तो आर बराबर हम ले लेते हैं, इसको भी मैं सूची निर्माण रूप में लिखूंगा कि ए कोमा बी यानी कि इससे रिलेटेड ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का अगर मॉड ले लूँ वो 0 से बड़ा और उसके बराबर हो तो ये सार्वत्रिक संबंध होगा। चलो चेक करते हैं। इसको मैं रोस्टर रूप में लिखूंगा आर बराबर ए कोमा बी। ए मैंने 1 ले लिया, बी 4 ले लिया। ए माइनस का 4 -3, -3 का मॉडुलस 3, 0 से बड़ा है, ज़रूर है। दूसरा ले लें ए बराबर 2, बी बराबर 3 ले लेता हूँ, -1, 2 -3 -1, -1 का मॉडुलस 1। मॉडुलस से अगर हम कोई भी अगर संख्या बाहर निकालें तो वो पॉजिटिव ही निकलेगी, यानी कि अगर हम इसको कितने भी तरीक़ों से घटाएं, किसी को भी ए और किसी को बी मानकर, तो वो संख्याएं हमेशा क्या आ जाएंगी, बड़ी आएंगी 0 से। तो हम बोलेंगे कि ये एक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, इसी व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो देखते रहिए। सार्वत्रिक संबंध ये क्या हो जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं सार्वत्रिक संबंध की, देखते हैं। और एक चीज़, जब भी आप इन्फिनिटी तक इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n से डिनोट करूं तो वो 1 2 3 आप डैश 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 कितने सारे कर देते हो। तो इसको करने का सही तरीका है केवल 3, यानी कि जिसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है एंड, इसका मतलब हो जाता है सो, इसका मतलब हो जाता है ऑन, एंड सो ऑन। तो 3 ही डैश करें, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही ट्रिक यही है। तो अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कभी कभी एक चीज़ और देख लें, रियल नंबर्स की बात आती है। रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर ऑफ और रिलेशन में हमको फ़र्क नहीं पता चल पाता, तो रियल नंबर को इस तरीके से डिनोट करेंगे हम जब भी लिखेंगे, इस तरीके से, और रिलेशन को आर। कभी कभी किताबों पर इसको थोड़ा डार्क करके भी लिखा जाता है, पर हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जा सकती है, देखो। यदि यदि समुच्चय यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी कि 1 2 3 4, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए, समुच्चय ए, एक ही समुच्चय दिया है तो दोनों को हम ए ही डिनोट करेंगे। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से, ए के प्रत्येक अवयव से संबंध है, जो ये संबंध है आर, संबंध आर द्वारा संबंधित हो, यदि ए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के ही प्रत्येक अवयव से संबंध आर द्वारा संबंधित हो, तो यह एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यह एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। क्लियर बात, क्लियर। अब हम नेक्स्ट अपनी जो तीसरा हमारा रिलेशन है स्वतुल्य, उसकी बात करेंगे। हमारा तीसरा संबंध है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपने आप के बराबर। जैसे ये एक आदमी है, ये अपने ही आप के बराबर होगा, या अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, अपने या आपके बराबर होगा।
तो हम बोल सकते हैं जब कोई भी वस्तु अपने ही वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होती है तो यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई एक सेट मान लिया, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। यदि सेट ए कोई सेट है और ए उसका एलिमेंट है, ए बिलोंग करता है सेट ए से, यानी कि ए में है, सेट ए में एक एलिमेंट ए सेट ए में है, तो ए इसका इमेज अपने ही आप के बराबर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर यानी कि रिलेशन। क्लियर बात, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए कोई सेट है हमारे पास, ए बराबर 1 2 3 4, इस तरीके से आप हमारे पास कोई सेट है ए बराबर 1 2 3 4, और हमारे पास कोई रिलेशन है रोस्टर रूप में 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने ही इमेज के बराबर है 1 1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड की इमेज के बराबर है 2 2, या 2 3 के बराबर हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा, नहीं, 2 2 के ही बराबर होगा, 3 3 के, 4 4 के। तो ये क्या है, एक दूसरे के स्वतुल्य हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्वतुल्य संबंध बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। क्लियर बात है। अब हम देखते हैं कि क्लियर होगा। अब हम देखते हैं आपके चौथा जो रिलेशन है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध। अगला है सममित संबंध। तो सममित संबंध होता क्या है, इसको देखते हैं। मान लिया जाए कोई सेट ए ही है, पहले स्वतुल्य संबंध की तरह, उसके सममित। देखना, एक बात याद रखना, स्वतुल्य के लिए हमने एक एलिमेंट लिया था ए, सममित के लिए हम कितने एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट ए कॉमा बी, या A1 A2 कुछ भी ले सकते हैं। सममित संबंध, जैसा कि नाम से ही पता है, सममित यानी कि सिमेट्रिक। ए कॉमा बी अगर सेट ए से रिलेटेड है, सेट ए बराबर 1 2 3 4, ए मैं 1 को मान लेता हूँ, बी 2 को मान लेता हूँ, तो ए कॉमा 2 बिलोंग्स टू ए। तो रिलेशन में किस तरीके से डिफाइन होंगे, इसकी डेफिनेशन है सममित संबंध की। ए कॉमा बी अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन आर से, तो बी कॉमा ए भी आपका संबंध आर से बिलोंग करना चाहिए। ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4। तो रिलेशन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन में डिफाइन करता हूँ 1 2 2 2 3 3 4 4 एंड 2 1। आप देखें, माना 1 2, मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, बिलोंग करते हैं सेट ए से, 1 और 2 है सेट ए में, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 1 2 बिलोंग्स कर रही हैं रिलेशन आर से। सही बात है, 1 2 रिलेशन संबंध आर में है, तो ये ए है ये बी है, तो 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी आर में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सममित संबंध हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी चैप्टर्स जब प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे उसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं सममित संबंध को। अब हम अगले आपके संबंध की बात करेंगे, संक्रामक। अगला संबंध आता है हमारा 5वां, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या होता है, संक्रामक स्वतुल्य के लिए जैसा हमने बोला था कि कितने एलिमेंट चाहिए, एक जो ए लिया था हमने, या A1 कुछ भी। सममित के लिए हमने कहा था कितने एलिमेंट की आवश्यकता होगी, 2, जो हमने A B माना था, या
A1 कॉमा A2 मान सकते थे। अब संक्रामक की अगर मैं बात करूं तो संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट से ही क्या होगी, आवश्यकता होगी, A, B एंड C, या A1 A2 A3। तो समझते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि A, B, C बिलोंग करेंगे सेट ए से, जितने भी एलिमेंट मैं ले रहा हूँ वो सब सेट ए से क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए, ए भी, बी भी, सी भी। और रिलेशन आर रोस्टर रूप में इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, सॉरी एग्जाम्पल में होगा ये, ए बी सी आपके बिलोंग करते हैं ए से, तो आपका जो रिलेशन है, तो यदि तो ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी अगर बिलोंग करते हैं आर से और बी कॉमा सी बिलोंग्स करते हैं आर से, देन आपका जो ए, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेम है, देख लेना, बी और बी ये वाले एलिमेंट सेम है, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे आपके, बिलोंग करेंगे किससे, आर से। इसको एक ये डेफिनेशन हो गई, ये टोटल डेफिनेशन हो गई। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। लेट मैं एक सेट मान लेता हूँ ए बराबर 1 2 3 4, सेट वही चलेगा, और रिलेशन आर मैंने ले लिया, किस तरीके से हो जाएगा रिलेशन आर, 1,2 मैंने ले लिया, 3,3 ले लिया, 2,3 ले लिया, 4 ले लिया, और लास्ट में मैंने ले लिया 1,3। ये मेरा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो मैं देखता हूँ कि ए, कोई भी एलिमेंट ले लो सेट से, मैं ले लेता हूँ ए बराबर 1, बी बराबर 2 एंड सी बराबर 3। तो चेक करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फर्स्ट, यानी कि 1,2 आर से बिलोंग करना चाहिए, 1,2 है आर में है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी यानी कि 2 कॉमा बी सेम होंगे, सिमेट्रिकल, देख लेना ये सिमेट्रिकल हमेशा रहेंगे, बी, ये भी बी, ये भी बी, ये ए, ये बी, ये बी, ये सी। तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, 2,3 है 2,3। तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए है आपका 1, सी है आपका 3, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1,3 भी आपका आर से बिलोंग करेगा, आर से। तो ये क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध, क्योंकि ए कॉमा बी भी कर रहा है, 1,2 है, 2,3 भी है एंड 1,3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध। क्लियर है? तो ये इतना ही था संक्रामक संबंध। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट, जो कि है तुल्यता संबंध, यानी कि 6 तुल्यता संबंध। जब कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हों, तो मान लिया जाए कोई क्वेश्चन होगा ए बराबर, जब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हों तो वो क्वेश्चन आपका संबंध हो, स्वतुल्य भी संबंध हो, उसमें सममित भी संबंध हो और संक्रामक भी उसमें संबंध हो, यानी कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। अगर जो तीनों होगा, जो संबंध तीनों होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध। तो इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल जो आपकी चैप्टर से ही रिलेटेड है, मान लिया एग्जाम्पल अगर इसके बारे में हम देखें, मान लिया जाए ए क्या है आपके पास, ए सेट है आपके पास 2 L1 तथा L2 समांतर रेखाओं का समुच्चय, समांतर रेखाओं का समुच्चय, समांतर रेखाओं का समुच्चय। ए क्या है, 2 समांतर रेखाओं का समुच्चय। रदर इसको ये लिख लो कि
समतल पर स्थित समतल पर स्थित दो रेखाओं का समुच्चय। अब ठीक है, क्योंकि वो हमने संबंध ऊपर लिख लिया था, तो ए तो समुच्चय दो रेखाओं का समुच्चय हो जाएगा, या समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, कुछ भी लिख लो। आर बराबर आपका हो जाएगा कि L1 मान लिया जाए, दो रेखाएं आपकी क्या हैं, L1 और L2 हैं। दो रेखाएं, एक रेखा आपकी ये हो गई L1, दूसरी ये हो गई L1, ये L2। तो L1 L2 इस तरीके से हैं कि L1 L2 समांतर हैं। क्लियर। आप देखते हैं इसके लिए सबसे पहले नंबर एक जांच करेंगे स्वतुल्य के लिए अगर ए सेट से बिलोंग करता है तो ए भी सेट रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, जो हमने स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन में देखा था। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि L1 L2 के समांतर है। हमको रिलेशन दे रखा है, कोई भी रेखा अपने आप के समांतर होती है, ये सबको पता है। कोई भी रेखा अपने आप के समांतर होती है, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। कोई भी रेखा अपने आप के समांतर होती है तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सममित संबंध। सममित के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अगर A, B दो मैंने एलिमेंट ले लिया सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो A, B बिलोंग करते हैं R से, तो B, A भी R से बिलोंग करना चाहिए। L1 रेखा ये है, L2 रेखा ये है। L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी, यानी कि तो इसको इस तरीके से देखो, L1 समांतर है L2 के, तो A, B बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार L2 भी L1 के समांतर होगी, इसलिए मैं लिख सकता हूँ B, A also belongs to R। तो ये क्या हो गया, सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट संक्रामक के लिए। अगला आता है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए अगर मैंने ले लिए तीन एलिमेंट A, B, C बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, B, C बिलोंग्स टू A, तो A, C भी बिलोंग करेगा A से। तो आपसे कह रहा था रिलेशन L1 समांतर है L2 के, L1 L2 के समांतर है, यानी कि A, B बिलोंग्स टू R। ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है। तो संक्रामक के लिए हमको एक और रेखा माननी पड़ेगी L3। हम मानते हैं कि L2 L3 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो B, C also belongs to R, यानी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, इसको L3 मान दिया जाए। अब देखो ये रेखा इसके समांतर थी, ये इसके समांतर है, तो ये दो भी तो आपस में समांतर होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ इसी प्रकार L1 L3 के
समांतर होगा, समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, L1 यानी कि A, L3 यानी कि C भी बिलोंग करेंगे R से। अब हम देखते हैं कि ये संबंध जो क्वेश्चन में था ये स्वतुल्य भी था, सममित भी था, संक्रामक भी था। तो तीनों होने के कारण अतः ए समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं, ए समस्त रेखाओं का समुच्चय जो समांतर हैं, जो समांतर हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि वो सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है। अतः तीनों संबंध होने के कारण वह एक क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो संबंधों के प्रकार के बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं। व्युत्क्रम संबंध, यदि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी देखें इसको। यदि हमारे पास एक रिलेशन R बराबर जो हमको रोस्टर रूप में दे रखा है A, B, C, D, E, F इस तरीके से है, तो हम इसको व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम संबंध जिसको हम R इनवर्स से डिनोट करेंगे उसको लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्म के घटकों को क्या कर दो, चेंज कर दो। द्वितीय घटक प्रथम घटक, प्रथम घटक द्वितीय घटक, द्वितीय घटक प्रथम, प्रथम द्वितीय, द्वितीय प्रथम, प्रथम द्वितीय। तो इस तरीके से R इनवर्स आपको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। यानी कि उनके क्रमित युग्मों के घटकों, जो आपके क्रमित युग्म हैं उनके घटकों को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। बाद में अगर हम R इनवर्स का इनवर्स भी करें तो हमको R ही मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि R इनवर्स ये है हमारे पास B, A, D, C, F, I। इसका अगर मैं इनवर्स निकालूं तो फिर से चेंज क्रमित युग्म A, B, C, D और E, F। क्लियर? क्लियर। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है संबंध के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत निकालना। तो कोई भी आपको एक समुच्चय दिया होगा, उस पर बेस्ड आपको एक रिलेशन दिया होगा, तो आप उसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, माना कोई सेट, लेट, चलो माना लिखते हैं, माना कोई समुच्चय ए बराबर मैं मान लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। समुच्चय ये हो गया। संबंध, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखें। संबंध R बराबर इस तरीके से डिफाइंड है, x, y में मान लेता हूँ, चलो A, B इस तरीके से हैं कि जो आपका हो जाएगा B जो हो जाएगा A का 1 गुना हो जाएगा। इस तरीके से मेरा रिलेशन हो गया। तो मैं इसको किस तरीके से, ये तो मेरा किसमें हो गया, सूची निर्माण रूप में, तो रोस्टर रूप में R अगर मैं लिख लूँ तो ये हो जाएगा A1 ले लूँ तो B1 + 1 2, A2 ले लूँ तो B1 2 + 1 3, A3 ले लूँ तो B3 + 1 4, A4 ले लूँ तो B4 + 1 5, A अगर मैं 5 ले लूँ तो B5 + 1 यानी कि 6। अगर 6 से ले लिया तो B7 हो जाएगा, जो 7 सेट में है नहीं, तो यहीं तक करेंगे इसको। तो रिलेशन रोस्टर रूप में इस तरीके से हो गया। अब देखेंगे हम प्रांत की परिभाषा, प्रांत की परिभाषा जिसको बोलते हैं डोमेन।
डोमेन। सबसे पहले इसको हम किस में दिखा लेते हैं, प्रतिचित्रण के रूप में दिखा देते हैं। प्रतिचित्रण के रूप में जो आपका प्रश्नावली 1.2 से शुरू होगा। प्रतिचित्रण के रूप में मान लिया जाए ये ए के पॉइंट है, ये बी के पॉइंट है। ए हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 तक मान लेता हूँ, 6 तक, या इसको ए बी ना लिख के हम सीधा कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ए अगर मैंने 1 माना था तो बी क्या आया 2। ए अगर मैंने 2 माना था तो बी 3, ए 3 तो बी 4, ए 4 तो बी 5, ए 5 तो बी 6। एक एलिमेंट छूट गया इधर, एक एलिमेंट इधर छूट गया। तो प्रांत डोमेन, तो प्रांत किस तरीके से डिफाइन होता है, तो समुच्चय ए अगर हम बात करें तो समुच्चय ए से संबंधित, समुच्चय ए से संबंधित, ए से संबंधित संबंध आर के क्रमित युग्मों, क्रमित युग्मों के क्रमित युग्मों के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध जो आर होगा का प्रांत कहलाता है। यानी कि जब आपको प्रांत देखना हो किसी भी रिलेशन संबंध का, उसका रोस्टर रूप चेंज कर दिया हमने, ये बना दी इमेज, तो अब इमेज में नहीं देखना है, देखना है केवल इन क्रमित युग्मों में। इनके जो प्रथम घटक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, नहीं 1 2 3 4 5, तो इसका जो प्रांत हो जाएगा ये होता है प्रांत यानी कि डोमेन। ये हो जाएगा प्रांत यानी कि डोमेन, और ये चीज़ हो जाएगी आपकी क्या चीज़, कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि सहप्रांत, प्रांत सहप्रांत, प्रांत सहप्रांत। तो प्रांत किस तरीके से निकल जाएगा, क्रमित समुच्चय ए से संबंधित आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये निकल गया संबंध आर का प्रांत। अब हम बात करते हैं सहप्रांत की। सहप्रांत डेफिनेशन यही रहेगी, समुच्चय ए से संबंधित संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। प्रांत क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, सॉरी प्रांत नहीं, इसका क्या कहलाता है, द्वितीय घटकों का जो समुच्चय हो जाता है उसका सहप्रांत कहलाता है। सहप्रांत समुच्चय प्रांत की डेफिनेशन ये, सहप्रांत की डेफिनेशन आप अच्छे से लिखेंगे, उसका क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। तो द्वितीय घटक यानी कि सहप्रांत तो इसमें होंगे, सहप्रांत, तो सहप्रांत निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे, तो सहप्रांत बराबर 1 2 3 4 5 6। सहप्रांत क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। एक बार और ध्यान से सुनना कि जब हम किसी भी फंक्शन का प्रांत निकालते हैं तो इस तरीके से हमने इसका क्या बना दिया, इमेज बना दी, आर को हमने क्रमित युग्मों में चेंज कर दिया। और अगर हमने क्या कर दिया, अगर इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया कि जो समुच्चय ए से संबंधित संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का संबंध आर का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो प्रथम घटक हमने लिख लिए। और हम सहप्रांत की अगर बात करें कि समुच्चय ए से संबंधित संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी, यहाँ पर प्रथम की जगह द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध आर का
सहप्रांतनी परिसर कहलाएगा। सॉरी, परिसर, प्रांत का क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। और अगर हम परिसर कहलाएगा और ये सहप्रांत कहलाएगा जितना इसमें बना है। इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया, ये प्रांत हो जाएगा, ये सहप्रांत हो जाएगा, ये प्रांत, ये सहप्रांत। और जिस पर इमेज नहीं बनी है उसको छोड़कर ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके सहप्रांत हो जाएंगे। जिस पर इमेज नहीं बनी है उसको छोड़कर, इस एक पर इमेज नहीं बनी थी, इसको छोड़ दिया तो इसका क्या हो जाएगा? परिसर, परिसर हो जाएगा। एक को छोड़कर इसका क्या हो जाएगा? परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा? एक को छोड़कर इस पर इमेज नहीं बनी, वो क्या हो जाएगा? परिसर। 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? परिसर हो गया। ये प्रांत हो गया 6 को छोड़कर, जिस पर इमेज बनी है वो परिसर हो गया। और ये दूसरा वाला क्या हो गया? सहप्रांत हो गया। बात क्लियर है? एक बार और, आर के क्रमिक योग में ये दे रहे हैं, इसके प्रथम घटकों का जो समुच्चय हो जाएगा इस संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। और अगर हम बात करें ये इसकी, तो इसका जो ये इस तरीके से रिलेशन हो जाता है सहप्रांत और प्रांत और सहप्रांत का जब इमेज बनाई जाती है तो ये द्वितीय अवयव के जो घटक हो जाते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाएंगे? सहप्रांत हो जाएंगे, सहप्रांत हो जाएंगे, सहप्रांत हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर। इसी के साथ आपका बेसिक ख़त्म होता है। अब हम शुरू करते हैं 10 MCQ PYQ जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। तो हम इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, यदि एफ एक्स बराबर का आपका है साइन एक्स क्यूब और वह जी एक्स बराबर आपका है लॉग एक्स की घात 4, तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करें। तो ये आपका क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर इतना, जी एक्स बराबर इतना, तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है मैथ्स में 1 MCQ क्वेश्चंस में। आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन से की, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका 1.3 में आएगा। तो जिस तरीके से इसको बोलते हैं फलनों का संयोजन, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी को आपका क्या बोलते हैं? जी ओ एफ तथा एफ ओ जी को आपका बोलते हैं फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, फलनों का क्या होता है? संयोजन होता है। तो जी ओ एफ को लिख सकता हूँ मैं जी ऑफ की जगह ब्रैकेट आ जाता है एफ एक्स, और जी कुछ देर के लिए मैं अगर एफ एक्स को एक्स मान लूँ तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी लॉग जी एक्स की वैल्यू लॉग एक्स की घात 4। एक्स की जगह मैंने एफ एक्स की वैल्यू रखी है यानी कि लॉग साइन एक्स क्यूब की होल पावर 4। एक्स की जगह साइन एक्स क्यूब, बाकी वही का वही रह गया। तो इसको बोलेंगे जी ओ एफ। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 1 मार्क्स का है। और अगर हम बात करें एफ ओ जी की, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। कुछ देर के लिए जी एक्स को एक्स मान लें तो एफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि साइन एक्स की जगह लॉग एक्स की जगह ये जी एक्स की वैल्यू मेरे को रखनी है, क्योंकि जी एक्स को मैंने कुछ देर के लिए क्या मान लिया? एक्स। तो साइन एक्स की जगह मैं मान लूँगा लॉग एक्स की होल पावर 4 की होल पावर नहीं, केवल एक्स की होल पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? साइन लॉग एक्स की होल पावर 12। ये आपका क्या निकल गया? एफ ओ जी निकल गया। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? ख़त्म होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न मैट्रिक्स सिंगुलर है? ज्ञात कीजिए पाई 1/7 22 और 1। अगर हम देखें कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट किसके होता है? 0 के इक्वल हो जाता है। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करें, पाई 1/7 22 और 1, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया।
सेकेंड डिग्री का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, यानी कि पाई माइनस का 22/7। तो पाई को भी वैल्यू हम 22/7 रख सकते हैं। 22/7 माइनस 22/7 बराबर 0, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है, अतः यह सिंगुलर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि कॉज इनवर्स है 4/5 बराबर थीटा, तो टेन थीटा ज्ञात करें। तो टेन थीटा आपका हो जाएगा, किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी आपका कहाँ पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है ये MCQ। तो हम इसको देख सकते हैं, कॉज इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। अगर कॉज को उधर ले जाएं तो 4/5 बराबर का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 4/5। अगर हम इसको ट्राइंगल में दिखाएं तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी कि 4/5। तो ये 3, ये सिमिलरिटी है, 3 4 5, जहाँ पर भी 4 5 आए तो वहाँ पर 3 आ जाता है। अगर हम बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा हो जाता है आपका लंब बट्टा आधार, यानी कि 3/4। 3/4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। अगला चौथा क्वेश्चन कहता है आपसे a+i2 का मान ज्ञात करें जहाँ a बराबर इतना। ये आपका 2010 के क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। अगर हम बात करें i2 की वैल्यू, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड डिग्री का, यानी कि 2/2 का 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी जाती है और a इस तरीके से है, तो a प्लस का i2 बराबर, ये मैट्रिक्स की जो एडिशन आपकी ऑपरेशन होता है उससे रिलेटेड है। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ABCD प्लस i2 1 0 0 1। इसको अगर हम जोड़ दें तो a+1 C B+0 B एंड D+1 इज इक्वल टू D+1। 1 मार्क्स का है, खत्म। 4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाते हैं। तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन हुए हैं, तो आज 5 ही करेंगे, नेक्स्ट 5 हम कल करेंगे। तो देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, आव्यूह है a बराबर इतना दे रखा है, कहा सहखंडज ज्ञात करें। तो सहखंडज ज्ञात करने की एक ट्रिक, सहखंडज ज्ञात करने की एक ट्रिक इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, a बराबर इतना दे रखा है 1 2 3 -4। तो सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ a बराबर ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इनको क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो, यानी कि -4 1, और ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इनके साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सहखंडज हो जाएगा। इसको लॉन्ग विधि से भी लगाएंगे लेकिन आंसर ये आएगा। लॉन्ग मेथड से देखें तो आपका एडजॉइंट किस तरीके से निकलता है, सहखंड का जो परिवर्त होगा वही सहखंडज होगा। तो एडजॉइंट जब a निकाला जाएगा तो सबसे पहले मैं सहखंड निकालूंगा। a बराबर किसके बराबर हो जाता है, -1 की होल पावर i प्लस का j इंटू MIj के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ a बराबर AIj इंटू MIj के बराबर हो जाएगा, तो सहखंड a बराबर मैं निकाल लेता हूँ A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -4 A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि 1। आप देखते हैं साइन, याद रखना 1 + 1 जोड़ के क्या आएगा 2, 2 क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि किस में आ जाएगा, इवन में आपका आ जाएगा पॉजिटिव साइन, निगेटिव किस में आ जाएगा ऑड में, इवन यानी कि सम, विषम, विषम में निगेटिव साइन आ जाएगा। 2 × 3 विषम, तो निगेटिव साइन, 2 × 3 विषम निगेटिव साइन,
2 दूनी 4 पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। तो इसको a बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं -4 -3 -2 1। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। परिवर्त किसको करेगा, एडजेंट ऑफ ए को डिनोट करेगा। तो इसको बोल सकते हैं -4, पंक्ति और स्तंभ को परस्पर -4, ये पंक्ति ये स्तंभ इसको पंक्ति बना दो, -2 ये पंक्ति है, ये स्तंभ है इसको पंक्ति बना दो, -3 ये यही है। तो इस तरीके से इसका क्या डिफाइन किया जा सकता है, एडजेंट कर दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें और इसके नोट से भी बनाएं जो मैंने क्लास में आपको लिखाया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों के साथ। तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।